हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। बात करेंगे सेशन नंबर 195 की। तो पहले तो आपको पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेने हैं, उसके बाद हम ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। पैसेज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज़ बेलम, ब्राज़ील में एक जगह है बेलम नाम की, उसको ही COP 30 के लिए होस्ट सिटी क्यों चुना गया? ठीक है, मेज़बानी इसी शहर ने क्यों की? व्हाट हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ 2 ब्रॉड ब्लॉक्स इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस? किस कारण से 2 बड़े समूह बने क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए? जलवायु चर्चा के लिए 2 बड़े समूह का निर्माण क्यों हुआ? तीसरा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स? फेज आउट का मतलब धीरे-धीरे खत्म करना कह सकते हो। तो क्या प्राइमरी रीजन है, क्या प्राथमिक कारण है कि मुश्किलें आ रही हैं कि फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन है उसको धीरे-धीरे फेज आउट करने में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? और नंबर 4 नंबर 4 कह रहा है कि भई सिनोनिम बताना है, अपोर्शनिंग वर्ड जो है उसका सिनोनिम बताना है और एक टोन रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस पूरे पैराग्राफ का टोन क्या है? तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं और कल चूँकि संडे है, आपको टेस्ट देना है, ठीक है? तो टेस्ट से पहले मैं ये एक्स्ट्रा जो सेशंस होता है, चीज़ें होती हैं, वोकैब बेस्ड, वो मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि आपको बस मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी हो गया उसको रिवाइज़ करना है। मंडे को फिर हम जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो चीज़ें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये एडिटोरियल किस बारे में है पहले तो ये देखिए। किस बारे में है? द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस, ये एडिटोरियल ये डिस्कस करता है कि कैसे जो ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं, वैश्विक जलवायु जो चर्चाएं हैं, कहाँ पे COP 30 में हैव रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज, कैसे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। इवन दो द पेरिस एग्रीमेंट सेट एम्बिशियस टेम्परेचर कंट्रोल गोल्स, यद्यपि पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसने बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखे थे टेम्परेचर कंट्रोल करने के। द वर्ल्ड इज नाउ ब्रीचिंग, लेकिन अब जो दुनिया है वो ब्रीच कर रही है, क्रॉस कर रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को, शोइंग दैट promises have not turned into adequate action, ये दिखाते हुए कि वादे तो तुमने किए लेकिन उसके लिए तुमने इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया, एनफोर्समेंट ठीक नहीं हुआ, एडिक्वेट एक्शंस उसके लिए नहीं लिए गए, पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, तो इस बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। जो भी पीडीएफ होगा आपका, चाहे वो वोकैब का पीडीएफ हो, चाहे ये वाला जो पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ हो, ये सब आपको मिलते हैं आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर। एक बात, आशीष क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम के साथ साथ एप्लीकेशन भी है, वहां पर आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं। पेड कोर्सेज में फिलहाल जो पेड कोर्स चल रहा है वो कॉम्प्रीहेंशन बैच है, जिसमें हम क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैरा जंबल्स डिस्कस कर रहे हैं। एक आरएएस का बैच उपलब्ध है, ठीक है, एक एलडीसी का बैच चल रहा है, तो इनमें से कोई भी बैच अगर आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। एंड तक देखना भाई, और जो कुछ भी नया मिले उसको नोट करने की हैबिट डाल लो, ताकि चीजें आपको समझने के साथ साथ थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर सकें समय रहने पर। जब भी समय आए तो रिवीजन के लिए आपको कंटेंट तो चाहिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने याद किया और वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो आज का सेशन जो है उसका टाइटल है फाइटिंग द फायर ऑन COP 30। आग से लड़ाई, फाइटिंग द फायर, आग से लड़ाई। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, उससे लड़ाई है, ये कहना चाहता है। और COP 30 ये एक सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसकी बात ये कर रहा है। तो COP 30 शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक, शॉर्ट, शॉर्ट, ऐसे करके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, तीन मतलब होते हैं इसके, चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो यहाँ पे इसका मतलब तलाश करना या कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना। ठीक है, तो कुछ प्राप्त करने की
कोशिश करना, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना, ठीक है, तलाशना भी हो सकता है। तो COP30 जो है उसने कोशिश करी, क्या कोशिश करी? चेंज करने की कोशिश करी। क्या चेंज करने की? द नरेटिव, नरेटिव होती है कहानी, वृतांत, एक कहानी चेंज करने की कोशिश करी बाई स्ट्रेसिंग ऑन। और कैसे कोशिश करी? स्ट्रेस डालकर। वैसे तो स्ट्रेस अगर वर्ब के रूप में हो तो ऑन गलत दे रखा है यहां पे। स्ट्रेस एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। स्ट्रेस के साथ वर्ब के रूप में प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं है, नाउन के रूप में लगाते हैं। यहां वैसे तो आप नाउन कह सकते हो क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, स्ट्रेसिंग, ये नाउन बना दिया इसने। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसने मतलब ऑन लगा दिया, तो इसलिए ये कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन अगर ये वर्ब होता तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं। लेकिन देखो, ये स्ट्रेसिंग जो है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज इसने किया, ठीक है, बाई प्रेपोजिशन है। तो इसने कैसे करके, क्या करके, किस पर स्ट्रेस डालकर, है तो एक्चुअल में वैसे तो नाउन, लेकिन ये बता तो यही रहा है ना कि स्ट्रेस डालकर इस चीज पर, ये स्ट्रेस इस चीज पर है ऐसा नहीं है, स्ट्रेस डालना क्रिया के रूप में इसको यूज किया, तो इसलिए इसमें ऑन ठीक नहीं है। बाकी ये वर्ब के रूप में स्ट्रेस होता तो उसमें हम ऑन लगा देते। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जोर डालकर, जोर किस पर डालकर? इंप्लीमेंटेशन पर। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? एनफोर्समेंट होता है कि आप किसी चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको लागू करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? इंप्लीमेंटेशन। क्या बना फिर समझो। COP30 ने कोशिश करी चेंज करने की। क्या चेंज करने की? पूरी कहानी, पूरा वृतांत। कैसे? इंप्लीमेंटेशन पर जोर डालकर कि भाई आप वादे तो करते हैं, डिस्कशंस हमारे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जो कुछ भी तय किया जाता है उसको आप अप्लाई नहीं करते, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि मेहनत करो, रिवीजन करो, ठीक है, लगातार सेशंस देखो, लास्ट तक देखो, ये कहने वाली बातें हो गई। हमने तय कर लिया कि हाँ ऐसे करेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक इसका रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। तो इसलिए रिजल्ट के लिए आपको अप्लाई करना सीखना होता है, इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ये समझ गए, इसलिए इसने कहा कि भाई इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। द 30th एडिशन, एडिशन तो मतलब सत्र हो गया, संस्करण हो गया, तो 30वां संस्करण ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। किसका 30वां संस्करण? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, COP का। ये कंक्लूड हुआ, कंक्लूड ये वर्ब है, कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त होना, एंड फिनिश या रैप अप। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता, नियरनेस, विसिनिटी, क्लोजनेस। और कंटेन का मतलब है रोकना, नियंत्रित करना, रोकना या नियंत्रित करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 30वां जो संस्करण है COP का वो कंक्लूड हुआ बेलम, ब्राजील में। बेलम एक जगह है ब्राजील में। अब ये क्यों बेलम को ही चुना गया, एक प्रश्न था हमारा, उसका आंसर है अ सिटी चोजन, एक वो शहर है जिसको चूज किया गया। अब ये एक्चुअल में तो ऐसे है अ सिटी विच वॉज चोजन, लेकिन विच वॉज को हटा के केवल चोजन का यूज किया, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड क्लॉज है, ये छोटा कर दिया इस क्लॉज को इसने। जिसको चुना गया किस लिए? इट्स प्रॉक्सिमिटी, अपनी समीपता के लिए। समीपता किससे है? नजदीकी किससे है? अमेजन रेन फॉरेस्ट से नजदीक है ये शहर, इसलिए इसको होस्ट सिटी के रूप में चुना गया। तो 30वां जो संस्करण था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का वो समाप्त हुआ बेलम, ब्राजील में। एक वो शहर है जिसको चुना गया इसकी प्रॉक्सिमिटी के लिए। प्रॉक्सिमिटी किसकी है? अमेजन रेन फॉरेस्ट की। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पता है आपको, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे नाउन है। क्लियर? आगे देखिए, द सिंबोलिज्म वॉज हाई दिस ईयर। प्रतीकवाद, प्रतीकतावाद, सिंबोलिज्म,
सिंबोलिज्म का मतलब आप समझो कि कोई चीज आपने एक सिंबल के रूप में ली है, प्रतीक के रूप में ली है, आप कुछ शो करना चाह रहे हो, है ना। आप कुछ सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसका जो प्रोसेस है वो सिंबोलिज्म है, प्रतीकवाद। तो इसकी वर्ब है वॉज। हाई जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये लिंकिंग वर्ब है इसलिए लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगता है, और कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो ये एडवर्ब तो होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा। दिस ईयर ये आपका टाइम फ्रेम है, और टाइम बताने वाली चीजें जो होती हैं वो एडवर्ब होती हैं, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो सिंबोलिज्म वॉज हाई दिस ईयर। सिंबोलिज्म जो था वो हाई था इस वर्ष। इट इज 10 years since the Paris Agreement was signed by 195 countries। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो कि गलत दे रखा है। एक्चुअल में होता क्या है कि सिंस जब कंजंक्शन के रूप में आता है, सिंस आता है जब कंजंक्शन के रूप में दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो सिंस के पहले तो क्या करते हैं, सिंस के पहले लगाते हैं हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। बीच में तो आ जाता है सिंस, सिंस के पहले तो आता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो सेकंड फॉर्म का पैसिव इसने लिया वर्ब के साथ साइंड, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है, लेकिन पहले गड़बड़ कर दिया इसने, हैज हैव लिया नहीं। तो यहां लगाओ हैज। अच्छा, अब हैज चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, थर्ड फॉर्म लेगा। अब थर्ड फॉर्म ले किसकी, यहाँ पे कोई मैन वर्ब भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन जब मैन वर्ब नहीं हो तो बी की फॉर्म यूज किया करो, और बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। बात समझ में आ रही है। सिंस जब बीच में आए तो लेफ्ट साइड में उससे पहले तो लगाया करो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, राइट साइड उसके बाद लगाया करो सेकंड फॉर्म। जब आपको हैज हैव लगाना हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी हो, और थर्ड फॉर्म के लिए आपके पास कोई मैन वर्ब नहीं हो, तो फिर बी की थर्ड फॉर्म यूज कर लिया करो। तो इट हैज बीन 10 years, 10 साल हो गए हैं। कब से, द पेरिस एग्रीमेंट वो साइंड, पेरिस एग्रीमेंट को साइन किए हुए, पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हुए 10 साल हो गए हैं बाई 195 कंट्रीज। और ये साइन किसने किया है, ये किया है 195 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं इस पे। अब आगे थोड़ा सा लॉन्ग डैश लगा के समझाया। अब पैक्ट, पैक्ट होता है मेरे भाई अग्रीमेंट। पैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट। एक ऐसा समझौता है, एक ऐसा पैक्ट है टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब क्या होता है, टू मेक श्योर, टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना। एक होता है INSURE, इंश्योर, ये वाला वर्ड होता है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बीमा करना होता है, बीमा एक प्रकार से प्रोटेक्शन कवर ही होता है। और एक होता है अश्योर, अश्योर का मतलब होता है टू मेक बिलीव, आश्वस्त करना कह सकते हो, आश्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना। तो ऐसे तीन वर्ड्स हैं, मिलते जुलते से हैं, लास्ट में सभी के श्योर आ रहा है, लेकिन मतलब अलग अलग है। ये इंश्योर सुनिश्चित करना है, वो इंश्योर, इसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, INSURE का और ENSURE का। ये इंश्योर प्रोटेक्ट करना है और अश्योर का आश्वस्त करना है। तो एक ऐसा समझौता है जो सुनिश्चित करने के लिए था कि क्या सुनिश्चित करना, द ग्लोब डिड नॉट, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, ठीक है, डिड नॉट हीट अप, वो हीट अप ना हो, मतलब उसमें तापमान ना बढ़े बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस के परे, मतलब उससे ज्यादा तापमान नहीं जाए। और प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, और किसका, प्री इन मतलब औद्योगिक दुनिया जब से शुरू हुई है, जब से उद्योग धंधे स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले का जो समय था उसका 2 डिग्री सेल्सियस से परे ना जाए, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, यथा संभव को बोलते हैं एज फार एज पॉसिबल। कंटेन इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, कहां तक रोकें इसको, 1.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब जो टेम्परेचर था इंडस्ट्रीज लगने से पहले, उससे तुलना करके 2 डिग्री सेल्सियस के परे नहीं जाए, और रोकें कहां तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकने का प्रयास करें। क्लियर है, एक बार फिर समझा दो इसको। तो ये कह रहा है कि 10 साल हो गए हैं पेरिस एग्रीमेंट को साइन हुए, 195 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये ऐसा समझौता था जिसमें ग्लोब ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरी धरती के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे विश्व के लिए है ना। और ये वर्ब है जिसमें डिड हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब, और हीट मैन वर्ब है, कि इसमें ये सुनिश्चित करने के लिए समझौता था 195 देशों के द्वारा कि भाई दुनिया जो है उसमें तापमान
प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े और इसको रोक लिया जाए कहां तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। पढ़ो, देखे इसको एक बार आप वीडियो पोज करके, खुद भी कोशिश किया करो। दैट वॉज अ ग्लोब, गोल। दैट यहां पे सब्जेक्ट है, वॉज यहां पे वर्ब है, अ गोल लक्ष्य, ये वो लक्ष्य था। दैट यहां पे उस लक्ष्य की बात कर रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको तो तुम आंख बंद करके अब मार्क कर सकते हो क्या है। मैं फिर बता देता हूं, दिस दैट दीज दोज, ये चार चीजें हैं। दिस दैट दीज दोज, ये चार चीजें हैं जिसमें अगर इनके बाद में नाउन होती है तब तो इनका नामकरण यूं करते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं होती है, दिस दैट दीज दोज, इनके बाद अगर नाउन नहीं होती है, ठीक है, तो फिर इसका नामकरण करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन नहीं है इसके बाद में। तो दैट वाज अ गोल, ये एक ऐसा लक्ष्य था। इजियर स्टेटेड देन डन, इजियर जो है वो डिग्री कंपैरेटिव है यहाँ पे। इजियर डिग्री कैसी है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद किसका प्रयोग किया है, देन का। स्टेटेड का मतलब है एक्सप्रेस्ड या सेड, कहा गया, व्यक्त किया गया, ये सब। तो ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसको कहना तो आसान था, करना मुश्किल था। सीधी सी बात है कि आपने कह दिया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, और कोशिश करें कि तापमान कहां तक कंटेन करें, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की। इसका मतलब ये लक्ष्य आपने लिया जो कहना आसान था, करना मुश्किल था। 2024 एंडेड अप, 2024 का एंड हुआ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। बीइंग द फर्स्ट टाइम, किस रूप में अंत हुआ, कि ये पहली बार ऐसा हुआ था दैट, देखो फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए यहां पे द का प्रयोग है। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ना सीक्वेंस बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, इसलिए इनको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, इनसे पहले द लगता है। तो 2024 का एंड हुआ, किस रूप में एंड हुआ, इस रूप में एंड हुआ। क्या चाहिए था एंड अप के बाद में, ऑब्जेक्ट चाहिए था भाई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। एंड अप किस चीज में हुआ वो बताना था आपको। तो अब एक्चुअल में क्या है कि आपको जो भी चाहिए वो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अब किसी क्रिया को नाउन प्रोनाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता था, आईएनजी लगा दिया इसने। कि पहली बार ऐसा था, 2024 एंडेड अप बीइंग द फर्स्ट टाइम, ये एंड अप हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, द टेम्परेचर्स ब्रीज्ड, कि टेम्परेचर्स, ये सब्जेक्ट, इसने ब्रीच किया। ब्रीच मतलब है वैसे तो उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, है ना, एक होता है क्रॉस करना, पार कर जाना, तो यहां पे ब्रीच का मतलब पार करना ही है। ठीक है, और ट्रांसग्रेशन है वो अतिक्रमण होता है, वही ब्रीच का सिनोनिम है वैसे तो ये, अतिक्रमण। तो टेम्परेचर पहली बार 2024 में पार गया किसके, 1.5 डिग्री सेल्सियस की टेरिटरी से। टेरिटरी होता है वैसे तो जोन, एरिया, कि आपने एक जोन सेट किया था कि इससे परे ना जाए, ये कंटेन करेंगे, यहां तक करेंगे, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस, कब से तुलना कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर अब तक 1.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान में वृद्धि हुई है। दो, यद्यपि कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जिसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, रिक्वायर मैन वर्ब है। यद्यपि इट विल रिक्वायर सेवरल मोर सच ट्रांसग्रेशंस, हालांकि इसके लिए आवश्यकता होगी अनेक और ट्रांसग्रेशंस की, फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस टू बी द न्यू नॉर्मल। किसके लिए, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को बनाने के लिए नया नॉर्मल, मतलब आप जैसे कोरोना आया, कोविड आया, कोविड का जो डर, कोविड आने के समय, जब जिस समय कोविड आया था, कोविड का ऑनसेट हुआ था, उस समय जो पैनिक था लोगों में, उसके बाद दूसरी लहर में वो और कम हो गया, तीसरी लहर में वो पैनिक और कम हो गया, और अब तो कोविड के केसेस आते भी हैं तो हम लोगों के लिए वो आम बात है, न्यू नॉर्मल है हमारे लिए। ऐसा ही है कि पहली बार तापमान इतना बढ़ा तो लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब ये चीज नॉर्मल हो जाए, लेकिन लेखक कह रहा है कि सब नॉर्मल हो जाए, इसके लिए जितना ये पार किया ना 2024 में हुआ है,
वैसे फ्रिक्वेंट तरीके से और भी वर्षों में ये तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की टेरिटरी से परे जाएगा, इसको और वायलेट करेगा और कहें कि ब्रीच करेगा बार बार में, तब जाके ये नया नॉर्मल बनेगा। ये तो पहली बार ही हुआ था, 2 4 5 बार और होगा तो उसके बाद समझ में आएगा कि साहब अब तो ये बढ़ ही गया है तापमान, इतने से हमें आदी बनना पड़ेगा, इसी के अनुकूल ढलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। आगे चला जाए, पढ़ो। इन ऑल द ईयर सिंस, तब से लेकर, कब से, 2024 की बात कर रहा है, तब से लेकर अब तक। तो देखो ये जो सिंस है ना, ये एडवर्ब है यहां पे। सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। सिंस कंजंक्शन होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब उसके बाद में होता है। सिंस प्रेपोजिशन होता है जब सीधा उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सिंस एडवर्ब है जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी नहीं है और सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑल द ईयर सिंस का मतलब है कि तब से लेकर अब तक COPs have been about systematically getting all countries to move on the path of restructuring their economies away from their fossil fuel hard wiring, apportioning responsibility and finance in ways to actualize these goals. COPs जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये रही हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। अबाउट सिस्टमेटिकली गेटिंग, मतलब ये क्या करती रही हैं, ये करती रही हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही सही तरीके से, मैनेज्ड तरीके से सभी देशों को टू मूव ऑन द पाथ, सभी देशों को लेकर आने का जरिया रहा है। किस पर? रास्ते पर। रास्ता किसका? रिस्ट्रक्चर का। रिस्ट्रक्चर क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, पुनः संरचना बनाना। देयर इकोनॉमीज, कि सभी राष्ट्र उस रास्ते पर आए कि अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से रिस्ट्रक्चर करें, फिर से नया रूप दें। अवे फ्रॉम देयर फॉसिल फ्यूल हार्ड वायरिंग, लेकिन वो इकोनॉमी कैसी हो जो इससे परे हो। किससे? फॉसिल फ्यूल हार्ड वायरिंग से। फॉसिल फ्यूल तो होता है जीवाश्म ईंधन, और फॉसिल फ्यूल हार्ड वायरिंग का मतलब है निर्भरता, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता। ठीक है। एपोर्शन जो होता है वो आवंटन होता है, बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअलाइज का मतलब है साकार करना, वास्तविक रूप देना, मटेरियलाइज या रियलाइज। तो अपनी इकोनॉमी को देश जो है वो रिस्ट्रक्चर करें, किससे परे? फॉसिल फ्यूल हार्ड वायरिंग से परे। कि आज तो ठीक है देश जीवाश्म ईंधनों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अब वो ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें या पैसे कमाने का जरिया ऐसा ढूंढें जिसमें फॉसिल फ्यूल निर्भरता खत्म हो जाए। एपोर्शनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एपोर्शनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि आईएनजी लगा दिया इसने बीच में। बांटते हुए, आवंटन करते हुए, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को बांटते हुए, एंड फाइनेंस और वित्त। इन वेज, ऐसे तरीकों से, टू एक्चुअलाइज दीज गोल्स, ताकि इन लक्ष्यों को, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन है, कि इन लक्ष्यों को साकार रूप दिया जा सके, है ना, एक्चुअलाइज किया जा सके। एंड फाइनली वर्क टुवर्ड्स, और अंततः काम किया जाए किसके लिए? एड्रेसिंग द डैमेज, जो भी क्षति हुई है उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, ये टुवर्ड्स यहां प्रेपोजिशन है। दैट क्लाइमेट चेंज हैड ऑलरेडी डन, कौन सा डैमेज? ये वो डैमेज है जो क्लाइमेट चेंज ने, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑलरेडी एडवर्ब है, डन मैन वर्ब है। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज ने बहुत पहले कर दिया था, और डैमेज किया किसके लिए है? तो जिसको डैमेज किया है उसके लिए टू प्रेपोजिशन लगेगा। समाज का डैमेज हुआ है। लाइवलीहुड्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, है ना, कि कैसे आप आजीविका यापन करते हैं। एंड इकोलॉजीज, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हमारे आसपास का वातावरण है, उसको नुकसान हुआ। वो रिपीट कर रहा हूं, उन वर्षों से लेकर अब तक सीओपी जो है वो किस बारे में रहा है, सीओपीज किस रूप में फंक्शन करते रहे हैं, ये रहे हैं कि ये इस बारे में रहा है। अबाउट प्रीपोजिशन है, सिस्टमेटिकली एडवर्ब है। एलवाई एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, लेकिन एलवाई हटाने के बाद में बचा हुआ शब्द एडजेक्टिव होना चाहिए। गेटिंग ऑल कंट्रीज, ये इस बारे में रहा है कि सारे देशों को उस रास्ते पे लाया जाए। किस रास्ते पे? रिस्ट्रक्चर करने के रास्ते पे। ये आईएनजी जहां जहां लग रहा है समझो, उससे पहले प्रेपोजिशन दिख जाएगा आपको शायद। ठीक है, देयर इकोनॉमीज, और देयर किसके लिए आ रहा है? उन कंट्रीज के लिए, कि अपने अर्थव्यवस्थाओं को वो रिस्ट्रक्चर करें। किससे परे? फॉसिल फ्यूल की निर्भरता से परे। क्या करते हुए?
जिम्मेदारी का आवंटन करते हुए, जिम्मेदारी बांटते हुए और फाइनेंस देते हुए, वित्त पोषित करते हुए उस तरीकों से, ताकि ये लक्ष्य जो हैं वो साकार हो सकें और अंततः काम किया जाए। किस लिए? उस क्षति की भरपाई करने के लिए या क्षति को टैकल हैंडल करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज ने बहुत पहले कर दी थी, समाज को क्षति पहुंचाई थी, लाइवलीहुड क्षति पहुंचाई थी, इकोलॉजीज को क्षति पहुंचाई थी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। आगे आइए। वाइल कंजंक्शन होता है भी, है ना? वाइल कंजंक्शन होता है और जनरली दो ऐसे क्लॉजेस को जोड़ता है जो एक दूसरे के विपरीत हों, तो ये कंजंक्शन है। देयर एडवर्ब होता है। देयर से स्टार्ट, चूंकि कंजंक्शन है तो मैं स्टार्ट यहीं से मानूं इसको। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया पहले आती है और कर्ता बाद में आता है, तो कर्ता इसका सब्जेक्ट, ये सक्सेस है, इसकी वर्ब है हैज बीन है। वाइल देयर हैज बीन सक्सेस, यद्यपि सफलता तो आई है, सफल तो हुए हैं। इन दैट मोस्ट कंट्रीज, इन दैट जो है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब है क्योंकि। ये इन दैट का मतलब क्या है? क्योंकि। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब होता है एडवांटेज, मतलब आपको बढ़त। ठीक है, तो कह रहे हैं यद्यपि सक्सेस तो रही है, यद्यपि सफलता तो मिली है, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज, अधिकांश देश, मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है, अधिकांश होता है अगर मोस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर मोस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा तो मोस्ट का मतलब है अधिकांश, ऑलमोस्ट। तो यद्यपि सफलता तो आई है क्योंकि अधिकांश देश, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, यहां तक कि यूएस भी, यूएस से पहले द है क्योंकि उन देशों के नाम से पहले द लगता है जिन देशों में यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है। ठीक है। तो यद्यपि सक्सेस तो रही है क्योंकि अधिकांश देश, यहां तक कि यूएस भी, रिकॉग्नाइज, वो देश रिकॉग्नाइज करते हैं, वो देश पहचानते हैं दैट रिन्यूएबल्स आर द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। कि ये जानते हैं क्या? ये जानते हैं कि ये कंजंक्शन है कि रिन्यूएबल्स, जो नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं, ठीक है, आर जैसे पवन ऊर्जा है ना, ये किसका सोर्स है? ये नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है, सोलर एनर्जी है, ये रिन्यूएबल्स के एग्जांपल्स हैं। आर द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, यही ऊर्जा का भविष्य है। इट हैज बीन चैलेंजिंग, फिर भी ये चैलेंजिंग रहा है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बीन मैन वर्ब। चैलेंजिंग यहाँ कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है ना। ये चैलेंजिंग रहा है किसके लिए? देशों के लिए। टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब है एनफोर्स, लागू करना, इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना। क्या चैलेंजिंग रहा है, क्या चुनौतीपूर्वक रहा है? एग्जीक्यूट करना, क्या चीज? द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। वाइल ऑल्सो ग्रोइंग, वाइल के बाद जब क्रिया लगती है सीधा आईएनजी लगता है। साथ साथ में, वाइल का मतलब होता है इवन एज, जब दो साथ में काम हो तो उसके लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। ऑल्सो ग्रोइंग देयर इकोनॉमीज, मतलब देशों के लिए ये एग्जीक्यूट करना मुश्किल रहा है कि इस बदलाव को भी इंप्लीमेंट करें और साथ साथ में अपनी इकोनॉमीज को भी ग्रो करें। एंड कीपिंग देयर कॉम्पिटिटिव एजेस शार्प, और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक जो बढ़त बनाए रखें। ठीक है, शार्प रखें मतलब इस एज को, इसका मतलब वो अपने इसको चीज को मेंटेन करें। रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि सफलता आई है क्योंकि बहुत सारे देश, यहां तक कि यूएस भी पहचानते हैं, जानते हैं कि रिन्यूएबल्स ही ऊर्जा का क्या है? भविष्य है। फिर भी ये चैलेंजिंग रहा है देशों के लिए। क्या चैलेंजिंग रहा है? एग्जीक्यूट करना। क्या? ये बदलाव, क्योंकि उनको साथ साथ में इस बदलाव के साथ इकोनॉमीज भी चलानी है। ये एक प्रश्न का उत्तर है ना, कि बदलाव तो चाहिए इनको, लेकिन साथ में इकोनॉमी भी चलानी है और अपना प्रतिस्पर्धा, जो देशों से प्रतिस्पर्धा है उसमें भी आगे रहना है, एडवांटेज रखना है। ठीक है, आगे देखिए, एक और प्रश्न का आंसर आएगा यहां पे, पढ़ लीजिए एक बार इसको। दिस इज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू ब्रॉड ब्लॉक्स, इस कारण से दो ब्लॉक्स आया था ना, कौन सा वो कारण है, क्या प्राइमरी रीजन है? सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब हुई। लीड टू की थर्ड फॉर्म है लेड टू। लीड टू का मतलब क्या होता है? लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, या इसे हम कहते हैं गिव राइज टू, या इसे हम कहते हैं कोज, कारण बनना, परिणित होना। ठीक है, तो इस कारण से हुआ क्या? इस कारण से दो बड़े, ब्रॉड मतलब बड़े स्तर के, व्यापक स्तर के, ब्लॉक्स मतलब ग्रुप बने, दो गुट बन गए।
तो दो गुटों को बनने का कारण क्या था वो पीछे वाले स्लाइड में हमने देख लिया। तो इस कारण से दो गुटों का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन मतलब फॉर्म करने का प्रोसेस। पहला, वन लेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, एक धड़ा वो था, एक ग्रुप वो था जो लीड किया जा रहा था विकसित देशों के द्वारा। एन एफिलिएटेड एलाइज, और उन एलाइज के द्वारा, एलाइज मतलब फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड कंट्रीज कह सकते हो इसको, एसोसिएट कह सकते हो, ठीक है, सहयोगी। और एफिलिएट का मतलब अलाइड ही होता है ना, एसोसिएटेड ही होता है, मतलब जो सहयोगी राष्ट्र हैं ऐसा समझ लो इसको। तो पहला तो वो गुट था जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा लीड किया गया, एंड एफिलिएटेड अलाइज, और ऐसे राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों के द्वारा, दैट हैज पुश्ड फॉर, ठीक है, हार्ड टारगेट्स। और उस ब्लॉक ने क्या किया, उस ब्लॉक ने कोशिश करी है, पुश फॉर किया है, इसका मतलब क्या है, मांग की है। ये तो हो गया सहयोगी। पुश फॉर का मतलब है मांग करना, या सहारा, समर्थन देना भी होता है, चैंपियन, एडवोकेट, समर्थन देना। फेज आउट का मतलब है धीरे धीरे हटाना। और प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है निर्देश कह सकते हो, सुझाव भी कह सकते हो, संकेत भी कह सकते हो, ठीक है। दैट हैज पुश्ड फॉर, वो ब्लॉक जिसने की क्या किया है, पुश फॉर किया है, जिसने की क्या किया है, जिसने की प्रयास किया है, ठीक है, किसके लिए, हार्ड टारगेट्स, ऐसे टारगेट जो बड़े ही सख्त टारगेट्स हैं, जो प्राप्त करना बड़े ही मुश्किल हैं, एंड रोड मैप्स, और ऐसे रोड मैप्स, ऐसे रोड मैप का मतलब क्या होता है कि आपके विजन, रोड मैप का मतलब होता है विजन, कि आप क्या सोचकर रोड पर चल रहे हो, क्या सोचकर तुम ये काम कर रहे हो, है ना, आपका भविष्य में क्या सोच है, वो रोड मैप्स। टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स, और रोड मैप्स किसके लिए, कि फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे एलिमिनेट करें, इसको हटाएं। एंड द अदर, और दूसरा ऐसा ग्रुप, देखो दो ही ग्रुप थे, दो में से दूसरा एक हो गया, एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं, निश्चित हो गया तो दी अदर है, ठीक है। ये स्पेसिफिक के लिए लगता है, डिटर्मिनर है ये, स्पेसिफिक के लिए लगता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है किसकी बात कर रहे हैं, तो द का प्रयोग है। एंड दी अदर बाय डेवलपिंग कंट्रीज, और दूसरा ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा लीड किया गया, विकासशील देशों के द्वारा, और पेट्रो स्टेट्स, या ऐसे देशों द्वारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहां से निकलते हैं, है ना, वो पेट्रो स्टेट्स। हु रिजेक्ट, अब ये हु हालांकि वैसे तो विच आना चाहिए क्योंकि देशों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पर्सोनिफाइड किया जाए, जब मानवीयकरण किया जाए, जब देशों को आपने इंसानों के रूप में दिखाना शुरू कर दिया, मानव की तरह, क्यों रिजेक्ट करने का भी, देश अपने आप कोई भौगोलिक भूभाग तो रिजेक्ट करेगा नहीं, तो उनकी सरकारों ने रिजेक्ट किया होगा, या उन लोगों ने, जहाँ के नेता लोग हैं उन्होंने रिजेक्ट किया होगा, तो इसलिए इसमें हु लगा दिया। जो कि रिजेक्ट करते हैं, जो नकारते हैं ऐसे सुझाव को, एंड डिमांड, और मांग करते हैं, मोर मनी, अधिक पैसा, और एक्शन, और एक्शन किससे, डेवलप्ड कंट्रीज से, विकसित राष्ट्रों से। फिर समझो इस कारण से दो ब्रॉड ब्लॉक्स बने, एक ऐसा जो डेवलप्ड कंट्रीज और एफिलिएटेड अलाइज के द्वारा लीड किया गया, है ना, जिसने की कोशिश करी, जिसने की डिमांड किया, किसका, हार्ड टारगेट्स की, ठीक है, कि टारगेट्स ऐसे रखो जो बड़े ही सख्त हों, थोड़े से बड़े टारगेट्स रखो, रोड मैप बनाओ फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने के लिए। और दूसरा ग्रुप लीड किया किसने, डेवलपिंग कंट्रीज ने, पेट्रो स्टेट्स ने। लेकिन ये लोग क्या हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसे सुझाव नहीं चाहिए, रिजेक्ट करते हैं, और डिमांड करते हैं ज्यादा पैसे और एक्शन की, किसके तरफ से, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से। क्लियर है? ये अब मैच द कॉलम एक्सरसाइज आप करिए। ब्लॉक्स, ब्लॉक का मतलब गुट है, गुट है तो ग्रुप्स या अलायंसेज है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। एफिलिएटेड, बताया अलाइड होता है, एसोसिएटेड होता है, तो कौन सा इसमें से, कनेक्टेड एसोसिएटेड विद अ लार्जर ग्रुप, डी। फेज आउट, धीरे धीरे एलिमिनेट करना, ग्रेजुअली एलिमिनेट। प्रेस्क्रिप्शन सजेशन है, इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है। क्या हो जाएगा, अच्छा पांच ही, कैसे पांच है ना इसमें, ये चार ही ले रखे हैं भाई, माफी चाहता हूँ, एक और ऑप्शन इसमें नहीं है। प्रेस्क्रिप्शन जो जहां कहीं भी होता
ये तो सी डी बी आंसर आ जाएंगे। चलो छोड़ देते हैं, सजेशन हमने देखा ही था, पेट्रो स्टेट्स ये वाले हैं जो कौन से हैं, ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज, जो ऑयल पर डिपेंड होने करने वाले देश हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पैसेज। पैसेज में पहला क्वेश्चन है कि भाई बेलम को ही क्यों चुना, तो कहा था ना प्रॉक्सिमिटी है इसकी अमेजन रेन फॉरेस्ट से, इस कारण से चुना था। तो आपका जो आंसर है, इट लाइज क्लोज टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट। दूसरा, व्हाट हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू ब्रॉड ब्लॉक्स इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस, किस कारण से दो ब्लॉक बने। डिस्प्यूट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, कोई बात नहीं की हमने ऐसी। डिफरेंसेस इन प्रायोरिटीज रिगार्डिंग फॉसिल फ्यूल फेज आउट एंड क्लाइमेट फाइनेंस, डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, है ना, इस कारण से बताया था ना उनको, फेज आउट भी करना है, फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंस को हटाना भी है, लेकिन साथ में अपनी इकोनॉमीज को भी संभालना है, तो विरोधाभास यहाँ पे था। तीसरा, क्या प्राइमरी रीजन था इसको फेज आउट करने में, तो यही था कि भी इनको लग रहा था कि इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भी एज शार्प रखनी है, ये कहीं ना चली जाए हाथ से, और अपोर्शनिंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग, आवंटन है। और क्या था, टोन, टोन बतानी है, तो टोन यहाँ पे लेखक किस बारे में बता रहा है कि भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इसने ये बताया। तो सावधानी बरतने को कह रहा है कि आप ठीक है सीख रहे हो, अब चर्चाएं कर रहे हो, आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, 30th एडिशन में आप अपीयर हो गए हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करिए। तो एक तो कॉशनरी है, सावधानी बरतने को कह रहा है, एक कंसर्न्ड है कि भाई वो कह रहा था न्यू नॉर्मल ये होगा, 1.5 डिग्री पहली बार 2024 में ऊपर चला गया था टेम्परेचर, और देश जो हैं वो फेज आउट करना चाहते तो हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं, बहुत सारी चिंताएं यहाँ पे दर्शा रहा है कि कैसे ये कर पाएंगे ये सब चीजें। तो आपका जो आंसर है वो बी होगा। ये था आज के इस सेशन में, मुलाकात होगी कल टेस्ट के थ्रू, उस टेस्ट में अपियर होना है आपको। जो 6 डेज में हमने पढ़ा है वो पूरा याद करिए, अच्छे से रिविजन करिए, और फिर कल टेस्ट में अपियर होके पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त करिए। थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5, टिल देन नमस्कार।